टेक्निकल डाटा 20 टन इंडक्शन फर्नेस। टेक्निकल डाटा 20 टन इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस ट्यूटोरियल 1 ये मैं बना रहा हूँ आपके लिए। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगे तो। इसमें जो कन्वर्टर है वो 10 मेगावाट का होता है। 20 टन की जो फर्नेस है उसमें कन्वर्टर 10 मेगावाट का होता है। मेल्टिंग रेट इसमें होता है। मेल्टिंग रेट क्या है? मेल्टिंग रेट जो है वो पर आवर में होता है और ये हर एक चीज़ के लिए अलग होता है। और यहाँ पे स्टील के लिए ये 17 टन पर आवर या 17,000 kg पर आवर है। अगर ये स्टील के अलावा कोई चीज़ हो, यानी कॉपर हो या फिर एल्युमिनियम हो या कोई और अलाय हो, उसका मुख्तलिफ हो सकता है। इसलिए ये और ये लिया है 1650 डिग्री तक। यानी ये जो मेल्टिंग रेट है 1 घंटे में 1650 डिग्री तक जाएगा। यानी जब इसमें हम चार्जिंग करेंगे स्क्रैप तो वो 1650 डिग्री तक चार्ज होगा। और ये उस वक्त है जब पर आवर व्हेन दी स्क्रैप इज आइडियल। यानी स्क्रैप अगर आइडियल है तो फिर ये है, अगर आइडियल नहीं है स्क्रैप तो फिर इसका मेल्टिंग रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। इसका मतलब है इट इज थिंक द मटेरियल इज वेरी गुड। और इस पे इसकी डेली जो प्रोडक्शन है वो आपको आएगी 350 टन। अगर आप ये इसका मेल्टिंग रेट लेते हैं 17,000 और इसमें आपकी जो प्रोडक्शन है एवरेज प्रोडक्शन देन इज़ अबाउट 350 टन। ठीक है, अगर कंडीशंस एवरेज हैं, इफ़ कंडीशंस आर एवरेज और नॉर्मल, then its melting rate reduces to 14 टन पर आवर या 14,000 किलो पर आवर। यानी मेल्टिंग रेट अगर स्क्रैप अच्छा है तो 1700 देगा आपको, अगर स्क्रैप अच्छा नहीं है तो ये 1400 देगा। यानी उस पर आपकी प्रोडक्शन कम आ जाएगी। इसकी प्रोडक्शन और इसको आप सालाना प्रोडक्शन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप 17 वाला स्क्रैप यूज़ करते हैं 17 टन पर आवर का तो ये डेली 350 है और 1 साल की 1,05,000 टन है। और अगर 14 टन पर आवर मेल्टिंग रेट वाला स्क्रैप यूज़ करते हैं तो ये 280 टन डेली और 84,000 टन साल की होगी। हीट टाइम जो है इसका वो 80 मिनट से 100 मिनट तक होगा। 80 मिनट से 100 मिनट तक, ज़्यादातर ये 100 मिनट ही होता है। 80 मिनट कम होता है क्योंकि ये चार्जिंग में स्टॉपेज भी आते हैं। ये जो उन्होंने टाइम दिया है ना 80 मिनट, इसमें से वो जो डाउन टाइम है वो निकाल दिया जाता है। यानी जैसे आपने स्लैग उतारी या कोई और काम किया वो टाइम इसमें से निकाल दिया जाता है। यूनिट पर टन जो है वो 580 से 590 हैं आइडियल सूरत हाल में और 600 से 615 हैं नॉर्मल सूरत हाल में। और ये आपके यूनिट्स हैं। और आगे इसका हम देखते हैं। इसका जनरल डाटा 20 टन जनरल डाटा। कन्वर्टर पावर इन किलोवाट 10,000 किलोवाट। यानी ये कन्वर्टर जो है वो 10,000 किलोवाट का होगा। केवीए पावर रिक्वायरमेंट होगी 1250
यानी 12,500 kVA। कन्वर्टर पल्सेस होंगी आपकी या 12 या 24। 24 और 12 का जो फ़र्क है उसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। जो 12 पल्सेस हैं उनमें हार्मोनिक्स जो हैं वो जनरेट तो हार्मोनिक्स होते ही हैं दोनों में, लेकिन 12 पल्स के जो हार्मोनिक्स हैं वो आपको थोड़े ज़्यादा परेशान करते हैं, और 24 पल्स का जो हार्मोनिक्स है वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करता। उसकी क्या वजह है वो अगली वीडियो में कभी मैं बता दूंगा। कमेंट्स में लिखें अगर आपको ज़रूरत है ये बात जानने की, तो मैं आपको बता दूंगा। फर्नेस की फ्रीक्वेंसी जो है वो 200 से 250 हर्ट्ज़ से लेकर 400 हर्ट्ज़ तक होती है। यानी कुछ फर्नेसेस होती हैं वो फिक्स हर्ट्ज़ भी रहते हैं उनके, यानी 250 से 250 ही रहती हैं, लेकिन वो ज़्यादातर यूरोपियन है टेक्नोलॉजी। लेकिन ये जो हमारे मुल्कों में चल रही हैं उनमें ये 200 से 250 हर्ट्ज़ से लेके 400 हर्ट्ज़ तक, और 400 से थोड़ा ऊपर भी चली जाती है। ये लाइनिंग पे डिपेंड करता है। जैसे आपकी लाइनिंग जो है वो कॉइल से लाइनिंग की थिकनेस, यानी कॉइल से अंदर की तरफ लाइनिंग थिकनेस अगर 4 इंच है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर लाइनिंग की थिकनेस 3 इंच है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ये इस तरह ये फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा होती है लाइनिंग के साथ। लेकिन ये उस वक्त होगी जब उसमें आप मेटल भरेंगे, यानी लाइनिंग अगर खाली होगी कॉइल तो आपकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, उसमें कोई कमी बेशी नहीं होगी। लेकिन जब उसमें आप मटेरियल फिल करेंगे, स्क्रैप पूरा फिल करेंगे, तो तब ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी जब आपकी लाइनिंग कम होगी। यानी लाइनिंग अगर आपकी 4 इंच थिक है तो फ्रीक्वेंसी कम है, अगर लाइनिंग 3 इंच थिक है तो माल भरा हुआ उसमें तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ये हो गया फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्ट, ये हर एक मुल्क के हिसाब से होते हैं। ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्ट अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको 11 के भी हो सकते हैं, अगर 33 के भी हो सकते हैं। अफ़गानिस्तान में है तो 15 के भी हो सकते हैं। अगर किसी और मुल्क में है तो उस मुल्क का जो अपना कायदा कानून है उसके मुताबिक हो सकते हैं। ट्रांसफार्मर सेकेंडरी फॉर 12 पल्स, ये 2 सेकेंडरीज होंगी ट्रांसफार्मर की, और इनमें 600 वोल्ट भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर 600 होते हैं। 2 × 600 इसकी सेकेंडरी होगी, यानी 2 सेकेंडरीज होंगी और हर एक में 600 वोल्ट होंगे फेज़ टू फेज़, और उसमें टोटल 6 बस बारें कन्वर्टर की तरफ जाएंगी। ट्रांसफार्मर सेकेंडरी फॉर 24 पल्सेस, 24 पल्सेस के लिए 4 × 450 वोल्ट हो सकती है, 4 × 500 हो सकती है, 4 × 550 हो सकती है, एट्सेट्रा। ये कुछ भी कम या ज़्यादा वोल्ट हो सकते हैं। ट्रांसफार्मर इनपुट टॉलरेंस और टैप सेटिंग, ये 20% होता है। आप ये 20% कम या ज़्यादा आप टैप से कर सकते हैं। 5% वैसे लाइन वोल्टेज कम ज़्यादा हो सकते हैं जो कि ये काबिल बर्दाश्त हैं, और इसको टैप से आप 20% कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फर्नेस कॉइल वोल्ट, कॉइल फर्नेस का हुआ जिसमें लोहा या मेटल जो भी है वो मेल्ट होता है, उसको फर्नेस कॉइल कहते हैं। फर्नेस कॉइल जो है वो उसमें एसी सप्लाई आती है, सिंगल फेज़ कह लें उसको या 2 फेज़ कह लें, तो उसके फेज़ टू फेज़ या लाइन टू लाइन वोल्टेज जो है वो 3000 से 3500 और कईयों में ज़्यादा भी होते हैं, 3000-3500। और फर्नेस फ्रीक्वेंसी वही 550 हर्ट्ज़ से 400 हर्ट्ज़ तक होगी। ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कन्वर्टर को चलने के लिए, कन्वर्टर को ठीक चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं। कन्वर्टर रूम, जिस कमरे में कन्वर्टर रखा होता है, जिस कमरे में वो पैनल फर्नेस का रखा होता है, उसमें एसी रूम होना चाहिए, डस्ट फ्री रूम होना चाहिए,
वाइब्रेशन फ्री रूम होना चाहिए, स्मोक फ्री होना चाहिए, वाटर ड्रेन का कोई अरेंज होना चाहिए। आपको पता है ना, वहाँ पे वाटर फ्लो करता है, तमाम बस बारों को, SCRs को, रजिस्टर्स को ठंडा रखने के लिए स्क्रबर रजिस्टेंस जो होते हैं और स्क्रबर कैपेसिटर जो होते हैं, स्क्रबर कैपेसिटर नहीं, रेजिस्टेंस, शायद कैपेसिटर में पानी नहीं फ़्लो करता, तो इन सब चीज़ों में पानी फ़्लो करता है। और उस पानी का फ़्लो जो है, कई बार वो कोई पाइप उखड़ जाता है, कुछ होता है, तो वो पानी पैनल के अंदर ड्रेन होता है, और उस ड्रेन को बाहर ले जाने के लिए आपने एक ड्रेन बनानी बहुत ज़रूरी है। कूलिंग वाटर फॉर SCR, डायोड्स, बस बार, चोक, कैपेसिटर, चेंज ओवर एक्सेट्रा, इन सब के लिए आपको कूलिंग वाटर की ज़रूरत होती है। आगे है, फॉर ऑल दिस कूलिंग रिक्वायरमेंट इज़ 6 लाख किलो कैलोरीज, यानी 6 लाख किलो कैलोरीज कूलिंग वाटर की ज़रूरत होती है उसमें, इन्वर्टर पैनल में, कन्वर्टर पैनल में ज़रूरत होती है 6 लाख किलो कैलोरीज का पानी, यानी 6 लाख किलो कैलोरीज पानी पैनल को ठंडा करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। और कैलोरीज ऑफ वाटर, कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, ये तो पानी है ना जो इसमें चलना है, और इस पानी की कंडक्टिविटी क्या होगी, ये भी ज़रूरी है। दिस मीन्स दैट हाउ गुड इंसुलेटर is that water being used for cooling purpose. For inverter, circulation water should be less than 2.7 microsiemens per meter. Microsiemens per meter is electrical conductivity unit. Microsiemens per meter is an electrical conductivity unit. ये माइक्रोसीमेंस पर मीटर जो है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यूनिट है। स्पेसिफिक कंडक्शन भी कहते हैं इसको, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फ्लो, ये कंडक्टिविटी होगी कितनी चाहिए, ये है 2.7, कंडक्टिविटी कितनी चाहिए 2.7 माइक्रोसीमेंस। ये 2.7 से थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए, 4 तक जा सकती है, ये 3 से 4 तक जा सकती है। उसके बाद पैनल में कंडक्टिविटी सेंसर लगा होता है जो रेंज से बाहर जाने की सूरत में पैनल को बंद करवा देता है। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फ्लो, अच्छा, इस 10 मेगावाट का जो पैनल है इसमें वाटर फ्लो की क्या रिक्वायरमेंट है। इसमें वाटर फ्लो चाहिए 120 क्यूबिक मीटर पर आवर, 120 क्यूबिक मीटर पर आवर, ये वाटर के फ्लो की रिक्वायरमेंट है। इनलेट टेम्परेचर 30 to 33 डिग्री से, यानी वो जो पानी आप इसको दे रहे हैं उसका टेम्परेचर 30 से 33 डिग्री तक होगा जो इसके अंदर फ्लो कर रहा होगा। रिक्वायरमेंट ऑफ कूलिंग फॉर फर्नेस कॉइल, ये तो पैनल की रिक्वायरमेंट थी, अब ये फर्नेस के कॉइल की रिक्वायरमेंट है। ये जो फर्नेस का कॉइल है, ये जो 20 टन का है, इसके लिए 25 लाख के कैलोरीज पानी ठंडा करने की कैपेसिटी का चाहिए, यानी इतनी कैलोरीज पानी, इतनी कैलोरीज हीट की उठा सके, इसका ये मतलब है।
यानी पानी जब फ्लो करे तो वो 25 लाख के कैलोरीज हीट ऑब्जॉर्व कर सके, जिससे कि फर्नेस का कॉइल ठंडा होगा। इसका ये मतलब है। फॉर ऑपरेटिंग फर्नेस दी फॉर ऑपरेटिंग फर्नेस, यानी जो फर्नेस आप ऑपरेट कर रहे हैं ये उसके लिए है, और जो दूसरी साथ है उसको समझा गया है कि ये बंद है। दी सेकंड अज्यूम्ड इन ऑफ कंडीशन, और ज़ाहिर ऐसे ही होता है, दूसरी ऑफ ही होती है। दी टू अचीव द अबव वी नीड द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो 1600 क्यूबिक मीटर पर आवर। इतनी हीट उठाने के लिए हमें 1600 क्यूबिक मीटर पर आवर वाटर का फ़्लो की ज़रूरत है। यानी हम फर्नेस के कॉइल को जो चल रहा होगा उसमें 1600 मीटर क्यूबिक आवर पानी फ़्लो करेंगे, यानी 1600 क्यूबिक मीटर 1 घंटे में उसके अंदर से फ़्लो करवाना है, और फिर वो 25 लाख कैलोरीज की हीट उठा सकता है। और ये एक क्यूबिक मीटर जो है वो तकरीबन 1 टन ऑफ वाटर होता है। टोटल कूलिंग रिक्वायरमेंट फर्नेस के लिए वो है 25 लाख प्लस 6 लाख, ये बन गया 31 लाख। और टोटल वाटर फ्लो ये हो गया 1600 क्यूबिक मीटर और 120, और ये टोटल हो गया 1720 क्यूबिक मीटर पर आवर। ये वाटर फ्लो हो गया टोटल फर्नेस का टोटल वाटर फ्लो। रिक्वायर्ड प्रेशर ऑफ वाटर, और पानी का जो प्रेशर है इसके लिए वो कितना चाहिए, वो चाहिए 5.5 यानी 5.5 बार टू 6.5 बार। मैक्सिमम इनलेट वाटर टेम्परेचर 31 डिग्री टू 33 डिग्री। यू कैन टॉलरेट अप टू 35 डिग्री, यानी 35 डिग्री तक आप पानी को चला सकते हैं। अबाव द 35 योर कैपेसिटी डीरेट्स। जब आप इससे ज़्यादा पानी, गर्म पानी फर्नेस में डालेंगे तो वो आपकी फर्नेस जो है 10 मेगावाट से उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। अगर उसी टेम्परेचर पे आप उसको 10 मेगावाट पे चलाएंगे तो आपकी फर्नेस ख़राब होने के चांसेस हैं। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपको फिर उसकी कैपेसिटी कम करनी पड़ेगी। कंडक्टिविटी 1 से 4 माइक्रोसीमेंस पर मीटर, ये आपको रिक्वायरमेंट है। पीएच वैल्यू ऑफ वाटर ये 7 से 8 होनी चाहिए। पीएच वैल्यू ऑफ वाटर शुड बी 7 to 8। रिक्वायरमेंट ऑफ पंप फॉर कन्वर्टर कंट्रोल पैनल, वो जो कन्वर्टर के लिए कूलिंग टावर से पानी लेके आएगा वो पंप आपको चाहिए 45 से 55 किलोवाट का। वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है कि आपका पैनल कितनी दूर है, यानी वो पानी जो कूलिंग टावर से इन्वर्टर पैनल के हीट एक्सचेंजर में आएगा और वहाँ से वापस जाएगा। कन्वर्टर पैनल के लिए पंप अलहदा रिक्वायर्ड होता है, उसकी मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा कि वो क्या चीज़ है और क्या करता है। और एक उसके साथ हाइड्रोलिक पंप होता है, हाइड्रोलिक और वाटर पंप की वीडियो दोनों की अलहदा बनाऊंगा। वो अगर आपको चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और फिर वो मैं आपको दूसरी वीडियो भी उसमें बना के दिखाऊँगा। वाटर पंप फॉर कूलिंग टावर, वाटर पंप फॉर कूलिंग टावर, ये जो पंप है ये वो पंप है जो फर्नेस का टैंक जो है उससे पानी उठा के कूलिंग टावर के ऊपर डालता है ठंडा होने के लिए। और कूलिंग टावर का डेल्टा टी 5 डिग्री से 10 डिग्री तक होना चाहिए, यानी वो 5 से लेकर 10 डिग्री तक पानी को ठंडा कर ले। यानी जो आपका कूलिंग टावर है वो पानी को 5 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक ठंडा करे, ये डेल्टा ज़रूरी है।
और इसके साथ जो 20 इसके साथ जो मोटर लगनी है फॉर 10 मेगावाट फर्नेस, वो है 20 HP या 15 किलोवाट। यानी ऊपर का जो फ़ैन है उसको घुमाने के लिए जो मोटर लगेगी कूलिंग टावर पे वो होगी 20 HP की या 15 किलोवाट की। 2 कूलिंग टावर्स आर रिक्वायर्ड। इसमें 2 कूलिंग टावर आपको लगेंगे। 2 कूलिंग टावर लगेंगे आपको फर्नेस के टैंक को मुनासिब टेम्परेचर पर लाने के लिए 2 कूलिंग टावर का इस्तेमाल होगा। वाटर पंप फॉर फर्नेस कॉयल 55 to 75 किलोवाट। ये भी 2 होते हैं, एक स्टैंड बाई होता है और एक चल रहा होता है। जितने भी ये 24 आवर के ऑपरेशन होते हैं इंडस्ट्री में, इनमें हमेशा एक चीज़ स्टैंड बाई होती है और एक चल रही होती है। ये हमेशा याद रखें। ये इंडस्ट्री में कोई भी आप काम करें तो एक स्टैंड बाई चीज़ होती है और एक चल रही होती है। और ये 55 to 75 किलोवाट अकॉर्डिंग टू हेड ऑफ दी पंप होगा। अगर पंप का हेड ज़्यादा है तो उसके ऊपर लोड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो थोड़ी कैपेसिटी को ज़्यादा कर दिया जाता है ताकि मोटर ज़्यादा गर्म ना हो। ओवरहेड टैंक कैपेसिटी, आपको पता है जब फर्नेस में लाइट फेल हो जाती है तो मोटरें बंद हो जाती हैं। तो उस सूरत में आपको फर्नेस के कॉइल के अंदर पानी को चला के रखना पड़ता है। पानी को चला के रखने के लिए आपको एमरजेंसी एक हाई टैंक का अरेंजमेंट करना होता है, जहाँ से बाय ग्रेविटी पानी फर्नेस के कॉइल से सर्कुलेट करके वापस टैंक में चला जाए। तो ये आपको 300 से 400 क्यूबिक मीटर का टैंक दरकार है, जिसकी हाइट 60 से 70 या 80 फुट भी आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर। तो ये पानी का फ्लो जो है ना, ये 50 क्यूबिक मीटर पर आवर होना चाहिए और इसका जो प्रेशर है वो 5 बार हो, कम अज़ कम 5 बार ज़रूर हो। द कैपेसिटी इज़ एनफ फॉर 5 आवर। और ये जो पीछे मैंने कैपेसिटी बताई है ये 5 घंटों के लिए काफ़ी है। कन्वर्टर ऑपरेशन टेम्परेचर, कन्वर्टर का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से नहीं बढ़ना चाहिए। एम्बिएंट टेम्परेचर मैक्सिमम 40 डिग्री रहना चाहिए। एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब है आसपास का टेम्परेचर, आपके एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, वो 40 डिग्री पे ही रहना चाहिए। और ज़ाहिर है जो कमरा है उसमें मैंने पहले बताया कि आपने AC लगाना है और अच्छा, बल्कि 2 लगा देने, अच्छा ज़्यादा टन का AC लगाना है ताकि वो टेम्परेचर को मेंटेन करे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगेंस्ट द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ मॉइस्चर इन द एयर एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, जो कि फर्नेस के लिए 90 से 95 तक होनी चाहिए। 90 से 95 तक होनी चाहिए ह्यूमिडिटी। ग्राम्स ऑफ वाटर, ह्यूमिडिटी क्या होती है? ग्राम्स ऑफ वाटर इन ए लीटर ऑफ एयर। 1 लीटर एयर में जितने ग्राम पानी होता है उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन 1 लीटर ऑफ एयर, या फिर एक लीटर एयर में जितने ग्राम पानी का मॉइस्चर होता है उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मॉइस्चर लेवल, relative humidity is 90 to 95। नेक्स्ट चीज़ नॉइज़ लेवल। नॉइज़ लेवल का मतलब है कि फर्नेस के पास नॉइज़ तो काफ़ी ज़्यादा होता है। इंडस्ट्री में वैसे ही नॉइज़ आता है, लेकिन फर्नेस में तो काफ़ी ज़्यादा होता है। ये 80 dB से 85 dB तक होना चाहिए, बल्कि 75 dB से 80 dB तक होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर एक बंदा 75 डेसिबल में 8 घंटे डेली रहे तो उसकी स्मार्ट मुतासर होने के चांसेस होते हैं।
noise level moisture noise level measured in decibel. Noise level measured in decibel. A decibel dBA, it is effects of noise and the level of noise which a person is exposed. मीन्स इसका यही है कि ये वो लेवल है, डेसिबल एक ऐसा लेवल है जिसमें कि कोई भी ह्यूमन बीइंग एक्सपोज्ड हो तो उसको क्या नुकसान होता है। और उसका उसने बताया है कि अगर 75 डेसिबल पे अगर एक बंदा 8 घंटे से ज़्यादा डेली एक्सपोज हो तो उसकी कुछ सालों बाद क़ुव्वत समात मुतासर हो जाएगी। ये इसका यही है डेसिबल। इफ़ अ पर्सन इज़ एक्सपोज्ड दिस लेवल ऑफ नॉइज़ फॉर 8 hours पर डे फॉर लॉन्ग टाइम could possible to lose hearing। मतलब इसका यही है। आगे जी टिल्टिंग टाइम ऑफ ए फर्नेस। जब आप फर्नेस का कोई डाटा इकट्ठा करते हैं तो टिल्टिंग टाइम भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि दिस इज़ द टाइम विच अ फर्नेस कंप्लीट्स अ टिल्ट साइकिल। यानी फर्नेस को जब मेल्ट होकर मेल्टिंग से भर जाती है तो उसको हाइड्रोलिक से उठाया जाता है और उठाने के बाद सारी फर्नेस लैडर में खाली की जाती है और इस सारे प्रोसेस में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। शुड बी लेस दैन 1.5 to 2 minutes, यानी 1.5 मिनट से लेके 2 मिनट तक ये होना चाहिए। हीट लॉस कवर ओपन। हाँ, अगर आप फर्नेस को कवर उठा के, यानी फर्नेस का जो ज़्यादातर फर्नेस को कवर उठा के चलाते हैं और ये जो चीज़ है ये इतनी काउंट नहीं करती, लेकिन अगर टॉप के कवर रख के चलाएँ तो आपके 450 किलोवाट जो है वो लॉसेस बच सकते हैं। 1450 किलोवाट लॉसेस जो हैं वो बच सकते हैं। और ये इस तरह आपको लेने आओ, ये 5 यूनिट पर टन बनते हैं, तकरीबन 5 यूनिट पर टन आपके बच सकते हैं अगर आप इसको ढाँप कर चलाएँ। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, काफ़ी लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट जो है वीडियो वो मैं डालूँगा हाइड्रोलिक पंप और वाटर सर्कुलेशन पंप फॉर कन्वर्टर पैनल, सर्कुलेशन पंप और फर्नेस टिल्ट करने का हाइड्रोलिक सिस्टम। ये 2 की वीडियो डालूँगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छा सा डाटा फराहम करूँ। थैंक यू।